हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी विज्ञान चैप्टर 2 का पार्ट 9। तो आज पार्ट 9 में हम जानेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी व स्थिर वैद्युत परिरक्षण के बारे में। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चालक स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं कि आखिर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो चालक, हम जानते हैं चालक क्या होते हैं। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे कि वैद्युत धारा का प्रभाव आसानी से हो सकता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वाहक उपस्थित होते हैं जो कि वैद्युत धारा का प्रभाव खुद से होने देते हैं। जबकि हम एक कैटेगरी पढ़ते हैं कुचालक, जिसमें इसकी वैद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है। वहीं अर्धचालक जो होते हैं वे चालक और कुचालक के मध्य स्थिति में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉन एक एक गतिमान अवस्था में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में स्टडी नहीं करने जा रहे। हम यहाँ पर चालक के उन स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चालक स्थिर वैद्युतिकी में हम अध्ययन क्या करने वाले हैं? हम चालक के स्थिर आवेशों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को डिस्कस करेंगे चालक की स्थिर वैद्युतिकी में। तो सबसे पहला जो परिणाम होता है वह बोलता है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये कैसे हुआ? तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक चालक है। हम जानते हैं कि चालक पर जब भी हम कोई आवेश देते हैं तो वे आवेश उसके पृष्ठ पर एकत्रित हो जाता है, तब उसके भीतर में वो आवेश नहीं पहुंच पाता है। जबकि कुचालक में इसका विपरीत होता है। कुचालक में हम जो भी आवेश देते हैं, हमने यहाँ पर आवेश दिया तो वहीं पर एकत्रित हो जाता है। जबकि हम चालक में जब भी आवेश देते हैं तो वह समान रूप से पूरी सतह पर फैल जाता है। तो हमने क्या बोला कि हमने बोला कि जब मान लेते हैं हमने इसे बाह्य क्षेत्र में रखा, क्योंकि हम क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने इसे एक बाह्य क्षेत्र से दिया है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है यहाँ पे। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है कुछ इस तरह से, और जबकि नेगेटिव प्लेट है, सब पे नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, कुछ इस तरह से। तो उसके भीतर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन उससे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि जो ये धात्विक प्लेट है उस पर जो इस धनात्मक वाले प्लेट की वजह से यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज इस साइड पे। जबकि जो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण। क्योंकि बाहर वाली जो प्लेट है उस पर धनात्मक चार्ज है तो वह अपने ओर आकर्षित करता है ऋणात्मक आवेश को, जबकि वह धनात्मक आवेश को दूसरी ओर धकेल देता है। जबकि जो ऋणात्मक वाली प्लेट है वह पॉजिटिव वाले को अपने ओर आकर्षित करती है। तो जब ऐसा होता है भीतर में तो क्या हो जाता है, जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र होता है आंतरिक, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाती है, जो कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो ई एक्सटर्नल होता है वह ई इंटरनल के बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चालक के भीतर में जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह शून्य होगा। राइट, क्योंकि ई कुल जो मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो वो वैद्युत क्षेत्र हो जाता है शून्य। तो हमें ध्यान रखना है चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। ई टोटल की हम यहाँ बात करें, ई टोटल इज इक्वल टू शून्य। ठीक है, अपने सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट कहता है कि आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोबारा हम एक चालक को कंसीडर करते हैं और अभी हमें पता है कि अब हमें फर्स्ट परिणाम पता चल चुका है कि E बराबर होता है शून्य, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है शून्य, और इसके पृष्ठ पर जो आवेश होता है वो समान रूप से पूरे के पूरे पृष्ठ पर समान रूप से विद्यमान होता है। कुछ इस तरह सभी में आवेश समान रूप से विद्यमान है। तो कहा गया है कि प्रत्येक पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के हर बिंदु पर जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है वो अभिलंबवत होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र है
उसकी डिडक्शन कुछ इस तरह से है, हमने अभी लंबवत नहीं मानी, हमने कुछ इस तरह से मानी। उस कंडीशन में क्या होगा कि इसके अनुदेश एक घटक हो जाएगा। वो घटक क्या हो जाएगा? वह घटक हो जाएगा e cos थीटा। राइट, हम कुछ इस तरह से e cos थीटा हो जाता है। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर, क्योंकि भीतर जो है वैद्युत क्षेत्र शून्य है, और प्रत्येक पृष्ठ पर जो हो जाएगा वो बल कितना हो जाएगा? बल हो जाता है यहाँ पे शून्य। इसके पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, पृष्ठ पर जो बल होगा वे हो जाएगा शून्य। और हम बल का एक सूत्र जानते हैं कि बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू ई साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं F बराबर क्यू ई साइन थीटा। जब हम ऐसा करते हैं क्यू ई साइन थीटा, तो हम जानते हैं कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जो हमारा क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, जबकि जो ई होगा वह है शून्य। जो क्यू है दैट इज नॉट इक्वल्स टू शून्य। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा। तो F इज इक्वल्स टू होता है क्यू ए कॉस थीटा। तो हम ये जानते हैं कि Q इज नॉट इक्वल्स टू शून्य, क्योंकि इसके पृष्ठ पर कुछ ना कुछ आवेश तो उपस्थित है ही। तो E cos थीटा विल बी शून्य। तो E cos थीटा इज इक्वल टू जो शून्य होता है, तो हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू शून्य। तो cos थीटा की वैल्यू शून्य कब होती है? वो होती है 90 डिग्री पर। तो हम कह सकते हैं कि जो E होगा वो हर बिंदु पर, पृष्ठ के हर बिंदु पर वह शून्य होता है। राइट, तो ये हुआ हमारा सेकंड परिणाम, जो कुछ इस तरह से होता है। अब अपने थर्ड परिणाम में बढ़ते हैं। थर्ड हमें कहता है कि स्थैतिक स्थिति में किसी भी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी हमारे पास चालक होता है, जो उसका आवेश जो भी हम उसे देंगे वो उसके बाह्य पृष्ठ पर हमेशा उपस्थित होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं होता है। उसके अंदर जो आवेश होगा वो हमेशा शून्य होता है। राइट, तो ये कैसे हम प्रूव करें? तो हम गाउस का नियम जानते हैं। राइट, तो हम गाउस का नियम जानते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू, हम फर्स्ट चैप्टर में जान चुके हैं गाउस के नियम के बारे में। फाई इज इक्वल्स टू होता है ई डी एस। हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज ई डी एस, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, ये हम जानते हैं। और हम यहाँ से निकालने वाले हैं कि इसके अंदर पे आवेश कितना है। तो इसके अंदर पे वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य। अभी हम जान चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर शून्य होता है। तो जब ये शून्य होता है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा Q आएगा वो आएगा जीरो। Q बराबर यहाँ से जीरो आ जाता है जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो है इसके भीतर पर वह शून्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर जो आवेश होता है वह भी शून्य होता है। मतलब कोई आवेश ही वहां पे उपस्थित नहीं होता है किसी भी चालक के। फोर्थ पॉइंट कहता है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। V यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान या बराबर होता है। तो ये हम कैसे प्रूफ करें? हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? ऑफ कोर्स W बराबर होता है F डॉट डी एस। राइट, हम अपने पिछले वाले लेक्चर में इस सूत्र को डिस्कस कर चुके थे, और हमें जानते भी है कि W बराबर होता है F डॉट डी एस। और हम ये भी जानते हैं कि इसके जो पृष्ठ पर होता है चालक के, वो बल बराबर शून्य होता है। तो हम कह सकते हैं वहां पर कार्य भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। और हम कार्य का एक और सूत्र भी जानते हैं, और वो क्या होता है? वह होता है Q एंड V विभवांतर, या विभवांतर बोल सकते हैं। V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W बराबर QV। और हम जानते हैं जब कार्य ही शून्य है तो फिर हम कह सकते हैं कि जो V होगा वह भी हमारा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। राइट, तो हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि चालक के समस्त आयतन में जो उसका वॉल्यूम है उस पर स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। राइट, तो ये थे हमारे 4 पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होता है? इसका महत्व परिणाम वो होता है कि आवेशित चालक के
पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, पृष्ठ पर, राइट, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके अंदर तो वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन फिर इसके पृष्ठ पर कितना होता है? इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर। तो ये हम अपने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको डेरिवेशन कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा बहुत इसको, कि मान लेते हैं हमारे पास एक एक चालक है और हम यहाँ पे गाउसन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो हमारे पास तीन पृष्ठ यहाँ पे आते हैं, S1, S2 और S3। जो भीतर वाला पृष्ठ होता है उसमें हम जानते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही शून्य है, तो वहां पर वो वैद्युत क्षेत्र मतलब जो आएगा उसका वो शून्य हो जाता है। गाउस नियम के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र आता है वो आता है सिग्मा बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में भी अपने डिराइव कर चुके हैं, राइट। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, हमने गाउस का नियम लगाते हैं यहाँ पे हम E डेल्टा S बराबर Q मतलब हमारे पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसलिए सिग्मा डेल S बटे एप्सिलॉन नॉट, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो E बराबर आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये थे हमारे चालक की स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हमने चालक के स्थिर आवेशों का अध्ययन किया। हमने जाना कुछ महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में। तो जल्दी से हम एक बार देख लेते हैं इनको हमने क्या क्या जाना। तो हमने देखा कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी E बराबर 0 होता है किसी भी चालक के अंदर। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये होता है कि चालक के जो पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह हमेशा अभिलंबवत होगा। थर्ड पॉइंट होता है कि चालक के अभ्यंतर में कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, जो समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर विद्यमान होता है। फोर्थ पॉइंट होता है चालक के समस्त आयतन में जो स्थिर वैद्युत विभव होता है वह कांस्टेंट रहता है। वह आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका मान होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण की, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये क्या होता है? परिरक्षण मतलब आप समझ चुके हैं, शील्डिंग यानी किसी चीज का बचाव, स्थिर वैद्युत की परिरक्षण। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कोई चालक है, उस चालक के भीतर कुछ ऐसा कोटर होता है, कुछ ऐसा एक गुहा एक क्षेत्र होता है जो कि बाहर के क्षेत्र से क्या होता है, उस पर बाहर हम कितना भी वैद्युत क्षेत्र, हम कितना भी विभवांतर बढ़ा रहे हैं, उसका उसके भीतर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसको हम कहते हैं परिरक्षण। मतलब बाहर चाहे कितना भी आवेश हो, कैसा भी वैद्युत क्षेत्र विन्यास क्यों ना हो, उस चालक में जो कोई भी कोटर होगा वो बाहरी क्षेत्रों के विभव से क्या होता है, बाहरी क्षेत्रों के प्रभाव से सदैव परिरक्षित रहता है, शील्ड रहता है, बचा हुआ रहता है। तो कोटर के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य, क्योंकि उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर। इसे ही हम कहते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत परिरक्षण इन शॉर्ट बोले तो किसी भी चालक के भीतर एक कोटर होगा जो कि वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बाहर जो वैद्युत क्षेत्र है उससे हमेशा परिरक्षित होता है। इसका मतलब हुआ कि उसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा? जैसे आप देख सकते हैं ये वाला व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो एक कोटर को प्रदर्शित कर रहा है। ये पूरा हमारे पास चालक है, इसके भीतर यह कोटर है जिस पर कि वैद्युत क्षेत्र शून्य है, और उसका जो V है जैसे विभवांतर वो भी कितना है? शून्य है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इस जो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसका उपयोग होता है संवेदनशील उपकरणों को बाह्य वैद्युत प्रभाव से बचाने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग इसका होता है, राइट। तो आप इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि जब बरसात में तूफान के समय जब आकाशीय बिजली चमकती है, तो उस समय खुले मैदान की अपेक्षा हमें कहाँ जाना चाहिए? कार या किसी बस के अंदर रहना सुरक्षित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार और बस है वो यहाँ पर एक कोटर है। वो कोटर क्यों है? क्योंकि वो बाहर जो कुछ भी हो रहा है, तूफान आ रहा है, आकाश से बिजली चमक रही है, वो उसके प्रभाव से क्या है,
शील्ड है, परिरक्षित है, तो यहाँ पे हम कार और बस को एक कोटर मान सकते हैं क्योंकि वो भार के प्रभाव से हमें बचाती है, राइट। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या जाना। इम्पोर्टेंट, हमने जाना कि किसी भी कोटर के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है और बस या कार का जो आवरण होता है वह वैद्युत परिरक्षण हमें प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर आवश्यक शर्तें थी गाउस का नियम, जो कि हमने जब महत्वपूर्ण परिणाम देखे वहां पर हमें यूज आएगी। गाउस नियम के अनुप्रयोग हमें पता होने चाहिए। जो हमारे पास फिफ्थ वाला जो एक परिणाम था उसको समझने के लिए हमें वो पता होना चाहिए। सो आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे उदाहरण 2.7 को और परावैद्युत व ध्रुवण को। थैंक यू।